नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुच्छेद 142 जो संविधान पर क्या एक बुलडोजर साबित हुआ है क्या, आपको दिखाएंगे, क्योंकि सीएम योगी पर कैसे लगाम लगा हुआ है। और इन सबके बीच में जज साहब लोग कई ऐसे फैसले हैं जिससे एक्सपोज हुए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 142 कोर्ट को ऐसी आजादी देता है कि वो देश में क्या पैरेलल संविधान बना सकता है। सीएम योगी जो देश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए प्रतीक बन चुके हैं, उन्हीं को कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत फैसलों से बुलडोजर चला देता उनके फैसलों पर, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके उसको ध्वस्त किया गया था। अनुच्छेद 142 एक ऐसा हथियार है जो संविधान के पन्नों में छिपा है। ना कोई कानून इसे बांध सकता है, ना ही कोई नियम इसे रोक सकता है। यह शक्ति अदालत को देती है कि वह पूर्ण न्याय के नाम पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब यह शक्ति सीमाओं को लांघने लगे तो क्या होता है? क्या यह न्याय का रक्षक बन जाता है या फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा? हम इसी मुद्दे को अनुच्छेद 142 का वो कच्चा चिट्ठा जहां जजों की कलम ने कानून को क्या नजरअंदाज किया है, संसद को चुनौती दी और राष्ट्रपति तक को आदेश दे दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शक्ति का दुरुपयोग है या न्याय का अनिवार्यता? और अगर दुरुपयोग है तो कब कब हुआ? पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसे तीखे सवालों से कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार वार किया। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का वह अनमोल प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए असाधारण शक्ति प्रदान करता है। संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अंतर्गत यह आता है। अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आधिकारिकता के दायरे में किसी भी कारण या विषय में जैसे कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति रखता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। इस संविधान या किसी का इसकी बात करें कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए उसे कोई शक्ति प्राप्त न होने पर भी ऐसी डिक्री या आदेश लागू होगी। सरल शब्दों में कहे, यह कोर्ट को एक सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। जब कानूनी प्रक्रिया में कोई खलल हो या न्याय की राह अवरुद्ध हो, लेकिन यही शक्ति जब सीमाहीन हो जाए तो न्यायपालिका को सुपर पार्लियामेंट बना देती है। एक ऐसी संस्था जो कानून बना सकती है, नीतियां लागू कर सकती है और यहां तक कि कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। और यहीं से शुरू होता है वह स्टोरी जो लोकतंत्र की नींव को शायद हिला देती है। क्या अनुच्छेद 142 न्याय का ब्रह्मास्त्र है या फिर जजों के हाथों में एक न्यूक्लियर मिसाइल है? यह सवाल ही है। मैं आपको बता दें, जो सवाल हाल ही में उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाया था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर तीखा प्रहार किया था। लेकिन क्या वे सही हैं? सबूतों के सहारे जरा पड़ताल करें और देखें कैसे यह प्रावधान जो संविधान निर्माताओं ने सावधानी से रचा था, समय के साथ दुरुपयोग का शिकार हो गया। संविधान सभा की बहसों को अगर देखें तो अनुच्छेद 142 का जन्म ही न्याय की रक्षा के लिए हुआ था। 1949 में जब संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे न्यायिक विवेक का प्रतीक बताया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह शक्ति अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, उनका इसके साथ एक शब्द भी था, यह शक्ति अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए थी। संविधान सभा डिबेट्स की बात करें तो खंड 9 पृष्ठ 915 पर दर्ज है कि यह प्रावधान इसीलिए जोड़ा गया ताकि कोर्ट मौजूदा कानून की सीमाओं से बंधा ना रहे। अगर कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो, प्रारंभिक वर्षों में इसका इस्तेमाल सीमित रहा। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुख्यतः व्यक्तिगत न्याय के मामलों में प्रयोग किया,
जैसे तलाक या संपत्ति विवाद, जहां कानूनी प्रक्रिया अपर्याप्त साबित हो। लेकिन 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी ने आपातकालीन न्यायपालिका को कहीं न कहीं मजबूत करने दिया, अनुच्छेद 142 स्वरूप बदलने लगा। जजों ने इसे सामाजिक न्याय के हथियार के रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे सीमाओं को लागने लगा। अब सवाल उठता है, कब पहली बार इसका दुरुपयोग हुआ और कैसे पूर्ण न्याय से पूर्ण हस्तक्षेप में बदल गया। इसे थोड़ा क्रम में और सबूतों के साथ समझते हैं। पहला मोड़ आता है 1984 का। भोपाल में गैस त्रासदी केस होता है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ऋषि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो होती है वो भोपाल को तबाह कर देती है। हजारों मौतें, लाखों प्रभावित। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी चल रही थी। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ सेटलमेंट की मंजूरी दे दी। मात्र 470 मिलियन का मुआवजा दिया, जो पीड़ितों के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह की बेंच ने तर्क दिया कि यह पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक था, ताकि कंपनी दिवालिया ना हो जाए। सोचिएगा जरा, एक तरफ वहां पर कितने लोगों की मौतें हो गई, यहां कंपनी को दिवालिया से बचाने के लिए जस्टिस साहब ने यह फैसला लिया। बहरहाल, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कोर्ट ने बहुराष्ट्रीय कंपनी का पक्ष लिया। जब कानूनी प्रक्रिया में पर्यावरण कानूनों जैसे वाटर एक्ट 1974 का उल्लंघन हुआ, रिपोर्ट्स के अनुसार मुआवजा राशि प्रति पीड़ित महज 25,000 रुपए के आसपास पड़ी, जबकि वास्तविक क्षति जो थी वो अरबों में थी। यहां दुरुपयोग का पहला संकेत मिलता है। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया को छोटा करके समझौता थोप दिया, बिना पीड़ितों की पूरी सुनवाई के। क्या यह न्याय था या फिर कॉर्पोरेट हित की रक्षा थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, और इसी से शुरू होता है अनुच्छेद 142 का वो सफर जो न्याय से हस्तक्षेप की ओर मुड़ गया। अगला उदाहरण आता है जो दुरुपयोग की गहराई दिखाता है। 1994 में एक प्रेमचंद गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर का केस था। यहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद अनुच्छेद 142 की सीमाओं पर विचार किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच ने फैसला दिया कि यह सख्ती मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकती और इसे अनियंत्रित नहीं माना जा सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी कोर्ट ने बाद में वर्षों में इसी सीमा को बार बार तोड़ा। यह फैसला एक चेतावनी था, लेकिन जजों ने इसे नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 142 ने उन्हें विवेकपूर्ण शक्ति दी थी, जो व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर थी। अब कल्पना कीजिए, अगर जजों का विवेक ही पक्षपाती हो जाए तो क्या होगा। यही हुआ 2000 के दशक में, जब कोर्ट पर्यावरण और नीति मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाया। उदाहरण लेते हैं, लीजिए, अगर दिल्ली में सीएनजी वाहनों का एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1998 का केस, यहां कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर दिल्ली के पेट्रोल पंप पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना संसद या कार्यपालिका से परामर्श से। यह न्याय था, लेकिन क्या विधायी क्षेत्र में घुसपैठ नहीं है? पर्यावरण संरक्षण एक सराहनीय कदम था, लेकिन कोर्ट ने खुद नीति बना दी, जो संविधान के पृथक्करण सिद्धांत यानी आर्टिकल 50 का क्या उल्लंघन नहीं था। अगर आंकड़ों में देखें, 1990 से लेकर के 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का हवाला देके 500 से अधिक मामलों में यहां पर फैसले दिए, जिनमें 40% मामलों में इसका इस्तेमाल अस्पष्ट या अनावश्यक था, ऐसा आंकड़े बताते हैं। यह आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में लिया गया है, जो स्पष्ट करता है कि शक्ति का दुरुपयोग बढ़ रहा था। अब आते हैं धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता मामलों पर, जहां अनुच्छेद 142 के विवादों को जन्म दिया। 2019 का अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर की अनुमति दी गई और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। यहां जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने अनुच्छेद 142 का सहारा लिया, ताकि पूर्ण न्याय हो सके, क्योंकि कानूनी दावे जैसे अधिग्रहण
अधिकरण नियम 1993 था वो पर्याप्त नहीं थे। लेकिन आलोचना यह हुई कि कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करके समझौता थोप दिया जो धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने जैसा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ रियो पिटीशन दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर अनुच्छेद 142 का हवाला देखा। क्या यह दुरुपयोग था? हाँ, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हुआ और कोर्ट ने विधायी भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी तरह के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए थे। अप्रैल 2025 में राज्यसभा में बोलते उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। धनखड़ ने तमिलनाडु गवर्नर केस का भी जिक्र किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत गवर्नर को बिलों पर समयबद्ध निर्णय लेने का आदेश दिया, अन्यथा वे स्वतः कानून मान लिए जाएंगे। धनखड़ का सवाल था, क्या राष्ट्रपति को निर्देश दिया जा सकता है? हमने ऐसी लोकतंत्र के लिए सौदा नहीं किया। यह स्टेटमेंट एक्स पर पूर्व बात के जो ट्विटर था पर भी वायरल हुआ, जहां एक पोस्ट में लिखा गया कि धनखड़ ने जुडिशरी के ओवररीच को निशाना बनाया, अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल का। धनखड़ के सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग पर केंद्रित थे, और वे सही थे क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च है। आर्टिकल 53 में अगर बात करें, तमिलनाडु केस में विस्तार से देखें तो दुरुपयोग का ताजा उदाहरण है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गवर्नर को राज्य बिलों पर 3 महीने के लिए निर्णय लेना होगा, अन्यथा वे लैप्स हो जाएंगे। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर यह समयबद्ध आदेश दिया था कि पूर्ण न्याय हो, लेकिन धनखड़ ने इसे जजों द्वारा सुपर पार्लियामेंट बनना कहा। सबूत यह है कि संविधान के आर्टिकल 200 में गवर्नर को विवेकपूर्ण शक्ति है, लेकिन कोर्ट ने इसे सीमित कर दिया बिना संशोधन के। विपक्ष ने धनखड़ की आलोचना की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे में 40% फैसलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अनावश्यक होता है। यह केस दिखाता है कि कैसे जज हस्तक्षेप को न्याय का नाम दे देते हैं, जबकि यह कार्यपालिका पर क्या अतिक्रमण नहीं है। धनखड़ ने आगे कहा कि जुडिशरी की स्वतंत्रता जांच से मुक्त कवच नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में भी इसे डेमोक्रेसी डिफेंड कहा गया। अब आर्थिक मामलों के में दुरुपयोग है। अगस्त 2025 का यह कल्याणी ट्रांसको केस बात करें तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत रेजोल्यूशन प्लान को रद्द कर दिया क्योंकि यह अनुचित था। जस्टिस बीआर गवई की बेंच अनुच्छेद 142 का हवाला देके जेएसडब्ल्यू स्टील को नुकसान पहुंचाया बिना एनसीएलटी की पूरी प्रक्रिया के। अब इसमें आलोचना यह था कि कोर्ट ने विधायी क्षेत्र यानी आईबीसी 2016 में घुसपैठ की, जहां संसद ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। इंडिया कॉर्प लॉ रिपोर्ट बताती है कि यह इक्विटेबल ओवर रीच का उदाहरण है। इसी तरह 2019 का कंटेम्प्ट केस, जहां राम जेठमलानी बनाम उमा शंकर था, जहां 3 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 142 से कंटेम्प्ट कन्विक्शन थोपा बिना ट्रायल के। यह दिखाता है कि कैसी शक्ति व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकती है। धनखड़ ने इस सवाल यहां पर के लिए प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा गया। वाकई में केशवानंद भारती 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा अनुच्छेद 142 से जुड़ी थी, लेकिन आपातकाल में कोर्ट ने चुप्पी साध ली। अब जब कोर्ट खुद बेसिक स्ट्रक्चर यानी प्रकटीकरण तोड़ रहा है तो सवाल वैध है। एक्स पर थ्रेड पर लोगों ने लिखा कि धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पावर टू प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट था उस पर सवाल उठाया। तो इस सब को लेकर के हर जगह जहां देखो, जहां कोर्ट में अनुच्छेद 142 से किसानों की जमीन को अधिग्रहण को रद्द किया गया, लेकिन बिना वैकल्पिक नीति के, यह सराहनीय लगता। लेकिन कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को भी ओवरराइड किया। 2020 में कोविड के दौरान भी कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से लॉकडाउन नियम बदले, जो कार्यपालिका का क्षेत्र था। रिपोर्ट बताती है कि फैसले के नीतिगत कहीं ना कहीं अराजकता बताती है। तो इन सबके बीच में कई बात आई। अब राजनीतिक मामलों में देखते हैं 2023 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस, जहां कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से योजना को रद्द किया बिना संसद को मौका दिए। जस्टिस बीआर गवई ने कहा पूर्ण न्याय के लिए, लेकिन क्या विधायी हस्तक्षेप नहीं है? धनखड़ को इसी निशाना बनाया गया। कहते हैं कि जज सुपर पार्लियामेंट नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें एक एक चीज है। इस सब में सबरीमाला का केस देख लीजिए, जहां
2018 में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप था जो आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। रिव्यू में कोर्ट ने खुद स्वीकारा कि यह ओवर रीच था। धनखड़ के सवालों का सार बताएं तो कंसल्टेंट इज नॉट जो है कंकरेंस यानी सेकेंड जजेस केस पर भी पुनर्विचार जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जहां पर इस चीज को लेकर के लगता है। कई लोगों ने इस बात के कहा कि भाई अगर हाई कोर्ट जज के केसेस की बात करें तो एफआईआर क्यों नहीं होती इन सब के मामले में, आखिरकार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यहां भी होना चाहिए जजों के एफआईआर पर। कई लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल जजों के ऊपर एफआईआर करने या जांच के लिए नहीं किया गया। सवाल बड़ा है, जब अपने पर आती है तो लोग कुछ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वहीं सामाजिक कार्य के लिए जो ताना बाना बुना गया, चीजें करी गई, उसका इस्तेमाल शायद गलत हो रहा है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच की ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। आपसे अनुरोध करूंगा जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइए। यहां मेरा मकसद जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। मेरा मकसद है कि हमारी न्यायपालिका, हमारे देश की संसद कम से कम एक ऐसा स्वरूप ले जहां पर कंट्राडिक्शन नाम की चीज ना हो। और कंट्राडिक्शन अगर न्यायपालिका और जो है वो संसद के बीच में कंट्राडिक्शन होगा तो देश का विकास कहीं ना कहीं उसमें बाधक होगा। इसलिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां दोनों में कंट्राडिक्शन ना हो, दोनों सहयोग के साथ काम करें और कम से कम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। बने रहें वन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।